नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के करंट अफेयर। देखिए, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन हम ये जो डिस्कस करेंगे ये आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा, चाहे वो आपका एचएस का एग्जाम होगा या कोई और एग्जाम होगा जहां पर नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे और आपकी हेल्प भी जो है ये करेगा। ये जो है वो ओवरऑल पार्ट नंबर 14 डिस्कस हो रहा है और दिसंबर महीने का पार्ट 2 डिस्कस हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बोलते हैं यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स इनसाइड टेम्पल्स आर बैंड बाय विच हाई कोर्ट। तो बोलते हैं कि किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन्स के उपयोग पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखो, एक हाई कोर्ट ऐसा है जिसने जो है वो अभी हाल फिलहाल में डिसाइड किया है कि जो मंदिर हैं उनके अंदर जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है वो बैन रहेगा, उनके अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो ये है मद्रास हाई कोर्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब मद्रास हाई कोर्ट जो है इसकी कौन सी ये बेंच थी जिसने ये किया? तो मदुराई ब्रांच थी इसकी। मदुराई ब्रांच आपने ध्यान रखना है कि मदुराई बेंच थी या ब्रांच थी, कुछ भी कह लीजिए, इसने जो है ये किया है। तो मदुराई और मद्रास, ये आपने ध्यान रखना है। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना जो था वो 1862 में हुई थी। 1862 में हुई थी। कौन कौन से स्टेट्स को जो है ये मद्रास हाई कोर्ट जो है वो कवर करता है? तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जो है 2 स्टेट कवर किए जाते हैं, एक तमिलनाडु और एक पुडुचेरी। तो पूछा जाए कि तमिलनाडु का हेडक्वार्टर कहाँ, तमिलनाडु का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि मद्रास में जो है वो स्थित है। मद्रास हाई कोर्ट जो है वो तमिलनाडु का हाई कोर्ट है। पूछा जाए कि पुडुचेरी का कौन सा है? तो पुडुचेरी का भी मद्रास ही है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए जी, ये तो पता चल गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी, ये भी पता चल गया। इसके अलावा और भी तो हाई कोर्ट ऑप्शन में दिए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ऑप्शन में दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना भी 1862 में ही हुई थी और इसके अंडर जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली ये जो है वो आते हैं। ये आपको पता चल गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये हाई कोर्ट भी 1862 में ही स्थापित किया गया था और इसके तहत जो है वो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार जो है वो आता है। और दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो दिल्ली तो राजधानी है, इसका हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है। सबसे पहले हाई कोर्ट की बात करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना जो था वो 1966 में जो था वो की गई थी। कब की गई थी? 1966 में की गई थी। बस ये बेसिक सी बातें जो हैं वो अपने हाई कोर्ट्स के बारे में ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर रिसेंट डाटा व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो इन इंडिया ड्यूरिंग 2018-20। तो ये 2018-20 का आंकड़ा 2022 में आया। इसके अनुसार बोलते हैं कि 2018-20 के दौरान जो था वो भारत में मातृ मृत्यु दर जो था वो कितना था? तो यहाँ पर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की बात की जा रही है कि कितना रहा है। तो ये रहा है 97 पर लैक्स लाइव बर्थ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अब यहाँ से एक बेसिक टर्म समझाता हूँ आपको कि ये मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट होता क्या है, जिसको मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो मातृत्व मृत्यु दर होता क्या है? इसमें होता है प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु, कि प्रति 1 लाख बच्चे जो पैदा हुए और जीवित भी हैं उनके जन्म पर जो माताओं की मृत्यु होती है उसको मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट जो है वो कहा जाता है। और 97 पर लाख लाइव बर्थ जो है वो इंडिया में इसकी क्या है? रेशो है, या फिर इंडिया में जो है ये आंकड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इतना ही। ये डाटा बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं डायना ब्लुआर्टे बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि दीना ब्लुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये जो दीना ब्लुआर्टे बनी है ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये पेरू कंट्री है। एक पेरू कंट्री की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब पेरू की बनी है, दिसंबर महीने में जो है वो बनी है। ये आपने ध्यान रखना है। एक इसी तरह का क्वेश्चन हमने पिछले कल भी जो था वो पढ़ा था। हमने क्या पिछले कल क्वेश्चन पढ़ा था, पहले उसको रिवाइज करते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। वो टेलीग्राम पर बहुत सारे लोगों ने 62% लोगों ने कम से कम जो था उसका आंसर ही गलत टिक कर दिया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं लियो वराडकर। तो लियो वराडकर जो है वो कौन से कंट्री के जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये आयरलैंड के जो है वो बने हैं। इनिशियली जब मैंने क्विज देखा था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट जो गलत टिक होता है वो गलत टिक जो था वो किया था।
गलत नहीं होना चाहिए। आयरलैंड के बने हैं लियो वराडकर, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो पेरू कंट्री है ना, ये साउथ अमेरिका की कंट्री है और इसकी कैपिटल कहाँ पर है, तो लीमा LIM में, यहाँ पर जो है वो इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है इसकी, करेंसी है इसकी सोल, SOL, सोल जो है वो इसकी करेंसी है। तो इसकी करेंसी, इसकी कैपिटल कौन से कॉन्टिनेंट में ये आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक सा है और ये हमने जान लिया कि यहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बोलते हैं अग्नि वॉरियर इज अ बायलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बोलते हैं कि अग्नि वॉरियर जो है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है वो एक बायलेटरल एक्सरसाइज जो है वो होती है। तो अग्नि वॉरियर होती है इंडिया की और इंडिया के साथ सिंगापुर की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सिंगापुर के साथ जो है वो ये एक्सरसाइज इंडिया करता है। अच्छा, अब सिंगापुर के साथ करता है तो और कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो सिंगापुर के साथ की जाती है। मार्च महीने में ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्रा, ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्रा जो था वो जोधपुर में एक्सरसाइज की गई थी और ये इंडिया ने सिंगापुर के साथ जो था वो की थी, ये भी आपने ध्यान रखनी है। और दूसरा एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, SIMBEX। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, ये किस किस के बीच में होती है, तो ये भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। ये जो दिसंबर 2022 में अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ये कहाँ पर हुई थी, तो ये महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र की देवलाई रेंजेस में ये हुई थी। तो ये भी पता चल गया कहाँ पर हुई थी, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। एक सिम्बेक्स हो गया, सिम्बेक्स के अलावा एक अग्नि वॉरियर हो गया और अग्नि वॉरियर के अलावा एक बोल्ड कुरुक्षेत्रा हो गया। ये एक्सरसाइजेज आपने अब ध्यान रखनी है। एक्सरसाइज जब भी रिवाइज होती हैं तो उनको फटाफट लिख लिया करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बोलते हैं विच वर्ड हैज़ बीन चोजन, यहाँ पर ऑक्सफोर्ड होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो किस वर्ड को चुना गया है 2022 में, ऑक्सफोर्ड होगा। अब देखो ऑक्सफोर्ड वर्ड किसको चुना गया है, मैंने बताया है पहले आपको नवंबर महीने में, क्योंकि नवंबर महीने में भी एक वर्ड चुना गया था परंतु वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नहीं था। पहले इसका डिस्कस करते हैं। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा चुना गया है ये है गॉब्लिन मोड। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गॉब्लिन मोड वर्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चुना है। चलो ठीक बात है। नवंबर महीने में कौन सा शब्द और किस डिक्शनरी के द्वारा जो था वो चुना गया था, तो एक कॉलिन डिक्शनरी आती है। कॉलिन डिक्शनरी के द्वारा जो था वो किस वर्ड को चुना गया था, तो परमा क्राइसिस को चुना गया था। ये टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया गया था तो वहाँ पर मैक्सिमम ने ठीक आंसर बताया था इसका, परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस जो है वो चुना गया है किसके द्वारा, कॉलिन डिक्शनरी के द्वारा, वर्ड ऑफ द 2022। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉब्लिन मोड आपने ध्यान रखना है। यही दो वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे और ज़्यादा, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो जाए यहाँ से, क्योंकि ये नेट सेट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा अगर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच साइक्लोन रिसेंटली फॉर्म्ड ओवर बे ऑफ बंगाल क्रॉसिंग द कोस्ट ऑफ साउदर्न स्टेट। तो बोलते हैं कि दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन सा चक्रवात बना है। देखो दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए अभी हाल ही में जो साइक्लोन बना है वो बना है मेंडोस साइक्लोन। ऑप्शन ए सही आंसर है। मेंडोस साइक्लोन जो है वो बना है, ये आपने ध्यान रखना है। अभी देखो एक मई महीने में जो था वो मोका साइक्लोन भी चर्चा में आया। मोका साइक्लोन जो है MOCHA होगा, मोका साइक्लोन। ये साइक्लोन जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ को जो है वो प्रभावित करता हुआ आया, तो ये जो है वो नॉर्थ इंडियन ओशियन से उठा और म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया के कुछ एक भागों को जो था वो इसने थोड़ा थोड़ा प्रभावित जो था वो किया। तो साइक्लोन मोका आपने ध्यान रखना है और साइक्लोन मेंडोस आपने ध्यान रखना है। ये दो साइक्लोन हो गए। साइक्लोन्स के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूज़न नहीं रहे अब यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इंटरनेशनल ग्रुप फॉर्म्ड द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। तो बोलते हैं कि किस अंतर्राष्ट्रीय समूह ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब का गठन किया है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ऐसा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब का जो है वो फॉर्मेशन किया है, वो है ग्रुप 7 G7 कंट्रीज़ का ग्रुप। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। G7 ने जो है वो डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब जो है वो बनाएंगे
और G7 की प्रेसिडेंसी की सबसे पहले बात करता हूँ तो 2023 में जो प्रेसिडेंसी है वो जापान के पास है। अभी जापान के हिरोशिमा में जो था वो इसकी मीटिंग भी हुई थी। इंडिया G7 का मेंबर है? नहीं, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, परंतु इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो था वो यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। तो इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो था वो यहाँ पर गए थे, उन्होंने यहाँ पर अटेंड की ये मीटिंग जाकर। अब G7 में कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं? तो G7 में जो है आपने ध्यान रखना है जूस विद गर्लफ्रेंड। जूस विद गर्लफ्रेंड आपने ध्यान रखना है। तो ये किस किस नाम को जो है रिफ्लेक्ट करती हैं, बताती हैं? तो आपने ध्यान रखना है कि J स्टैंड फॉर जापान, U स्टैंड फॉर USA, I स्टैंड फॉर इटली, C स्टैंड फॉर कनाडा, E स्टैंड फॉर इंग्लैंड, G स्टैंड फॉर जर्मनी, F स्टैंड फॉर फ्रांस। तो ये 7 कंट्रीज आती हैं G7 में। ध्यान रखिए, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, G20 का मेंबर इंडिया है। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। और ब्रिक्स का मेंबर इंडिया है, बिल्कुल सही बात है। ब्रिक्स का जो है वो इंडिया मेंबर है। BRIS यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इंडिया इसका मेंबर है। SCO की बात करते हैं तो SCO का मेंबर भी जो है वो इंडिया है। SCO का मेंबर भी इंडिया है, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, SCO की बात करते हैं तो SCO का मेंबर इंडिया कब बना था? देखिए, SCO का मेंबर इंडिया स्टार्टिंग में तो नहीं था, SCO का मेंबर इंडिया बाद में जाकर बना है। जब SCO की स्थापना हुई थी तो 2001 में इसकी स्थापना हो गई थी, इंडिया मेंबर नहीं था। 2017 में इंडिया ने जो था वो इसको ज्वाइन किया था, 2017 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। SCO, ब्रिक्स, G7, G20 ये सारे ही इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं और ये सारे ही आपने कवर कर लिए। सिर्फ और सिर्फ यही जाना कि इंडिया किसका मेंबर है, G7 के कौन कौन से मेंबर हैं। और G7 की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 के आसपास जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये भी यहाँ से नोट कर लें। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से हो गए इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या बोलते हैं? बोलते हैं जी, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो बोलते हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव कौन से इंडियन स्टेट में जो है वो मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो ये नागालैंड स्टेट में मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब नागालैंड स्टेट में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हैं जिनको मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं पर ये लिंक किए जा सकते हैं। पुष्कर मेला हो गया, पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में जो है वो लगता है। पुष्कर मेला के अलावा जो है वो एक अम्बुबाची मेला हो गया, अम्बुबाची मेला जो है वो कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, ये असम में जो है वो लगता है। और आपने ध्यान रखना है, खजुराहो फेस्टिवल हो गया, खजुराहो फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर लगता है? ये फेस्टिवल जो है वो मध्य प्रदेश स्टेट में जो है वो लगता है या फिर मनाया जाता है। गंगा सागर मेला भी होता है, तो गंगा सागर मेला जो है वो लगता है वेस्ट बंगाल में, ये आपने ध्यान रखना है। चंद्रभागा मेला भी होता है, तो चंद्रभागा मेला जो है ये हमारा चंद्रभागा नदी वाला मेला नहीं है, ये राजस्थान में जो है वो एक मेला लगता है चंद्रभागा मेला, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया, जैसे पुष्कर मेला हो गया, चंद्रभागा मेला हो गया, गंगा सागर हो गया, अम्बुबाची मेला हो गया और खजुराहो मेला हो गया। ये कहाँ कहाँ पर लगते हैं, इनको आप ऐसे ही नोट कर लें तो ये काफ़ी हो गया जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोलते हैं? बोलते हैं RBI रिसेंटली साइंड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द सार्क नेशन नेम्ड। तो बोलते हैं कि RBI ने अभी हाल फिलहाल में किस सार्क देश के साथ जो है वो मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सार्क में जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो आती हैं, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ जो है वो किया है, किसके साथ नहीं किया है। अब बात करें कि सार्क एक जो है वो क्या है। सार्क एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, जैसे G7 है, SCO है, ब्रिक्स है। सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? क्या इंडिया भी सार्क का मेंबर है? तो स्टार्टिंग से बात करते हैं सार्क के बारे में। देखो, सार्क जो है ये पूरा नाम है इसका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है वो इसका पूरा नाम है। ये 1985 में जो था वो एस्टेबलाइज किया गया था। 1985 में इसको एस्टेबलाइज कर दिया गया। इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन सी आती हैं? मेंबर कंट्रीज इसकी जाती हैं, एक बांग्लादेश आता है, एक भूटान आता है, भूटान के अलावा इंडिया भी इसमें आता है, इंडिया के अलावा मालदीव्स आता है, मालदीव्स के अलावा नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है और अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर आता है। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई जो यहाँ पर आती हैं? टोटल कंट्रीज जो यहाँ पर आती हैं
8 हो गई, जो 8 कंट्रीज यहाँ पर आती हैं सार्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी आपको पता चल गया। इनमें से बात करें कि कौन सा सार्क कंट्री के साथ किया गया है, तो मालदीव्स के साथ किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर। देखो मालदीव्स के साथ किया गया है, थाईलैंड तो मेंबर है ही नहीं, भूटान भी जो है वो मेंबर नहीं है, और मलेशिया भी जो है वो मेंबर नहीं है। नहीं, भूटान तो है, भूटान मेंबर है, परंतु मलेशिया मेंबर नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है। अब आपको पता चल गया ना कि 8 कंट्रीज़ हैं। 8 कंट्रीज एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू में। काठमांडू जो है वो नेपाल की कैपिटल है। ये आपने यहाँ से सारा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर इसकी स्थापना, कब कब इसकी स्थापना हुई, कौन कौन से कंट्रीज़ मेंबर हैं, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, और किसके साथ जो था ये आरबीआई ने जो है वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ जाता है? अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, बोलते हैं विच कंट्री एबोलिश्ड मोरालिटी पुलिस नॉन एज द गश्त ए अरशद और गाइडेंस पेट्रोल। तो बोलते हैं कि किस कंट्री ने हाल फिलहाल में गश्त ए इरशाद या फिर गाइडेंस पेट्रोल नाम से चलाई जाने वाली अपनी जो मॉरल पुलिस थी, एक नैतिकता की पुलिस थी, इसको जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो ये काम किया गया है ईरान के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ईरान के द्वारा किया गया है, तो ईरान के बारे में थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं। ईरान देखिए, ईरान की कैपिटल है तेहरान में। ईरान की जो करेंसी है, करेंसी क्या है यहाँ की करेंसी जो है रियाल है। तो रियाल यहाँ की करेंसी जो है वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, खासकर जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए क्लर्क का हो गया, क्लर्क के अलावा पटवारी, कांस्टेबल, ये एग्ज़ाम आते हैं। छोटे लेवल के एग्ज़ाम से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये वो कोई छोटी पोस्ट है। छोटे लेवल से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर लेवल थोड़ा जीके का कम पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड लेवल जो है वो नहीं होता है, तो इन एग्ज़ाम में होता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचएस में भी कई बार पूछ लेते हैं, परंतु रेयर होता है। बाकी जो आसान थोड़े से कह सकते हैं आप, आसान एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। लैंग्वेज क्या है यहाँ की? ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ की, तो पर्शियन जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ की करेंसी, कैपिटल और लैंग्वेज भी आपने जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं गूगल हैज़ लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट वाणी इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो पहले ध्यान रखना है कि ये प्रोजेक्ट वाणी किसने इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, और किसकी सहायता से लॉन्च किया है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS की सहायता से जो है वो लॉन्च किया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रोजेक्ट वाणी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, एक ART पार्क हो गया, इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, और गूगल ने ये इन तीनों ने पार्टनरशिप जो है वो साथ में की है, और इन्होंने प्रोजेक्ट वाणी इनिशिएटिव जो है वो चलाया है। प्रोजेक्ट वाणी इनिशिएटिव जो चलाया है, इसका जो एम है वो क्या है? तो इसमें टारगेट ये रखा गया है कि स्पीच भाषा के कुछ सेट जो हैं वो कलेक्ट ये करेंगे, ताकि बाद में चलकर पहले तो ये बहुत सारे सेट जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, ताकि भाषण की जो पहचान होती है वो खुद ब खुद की जाए। कुछ इस तरह से है, मतलब भाषा से रिलेटेड एक तरह से ये है। और इससे जो है, अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इस पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके आधारित, इसके ऊपर बेस्ड जो भाषा का मॉडल है वो बनाने में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी, और भारत में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं उनको भी जो है वो समझा जा सकेगा। तो इस तरह से है कुछ। ये प्रोजेक्ट वाणी है इम्पोर्टेंट, पूछा जा सकता है किस किस की सहायता से चलाया जा रहा है। आगे बोलते हैं हु हैव बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020। यहाँ पर होगा 2022 होगा। 2022 में जो है वो बोलते हैं किसे नामित किया गया है टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर में। ये टाइपिंग एरर है थोड़े से। तो बोलते हैं कि ये किया गया है कि इसको यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। पूरा डिटेल में जानिए थोड़ा सा। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट्स हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इनको जो है, ये दो चीज़ें हैं जिनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो 2022 घोषित किया गया है, और दिसंबर 2022 में जो था ये रिपोर्ट आई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इनको जो है वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है
ये आपने ध्यान रखना है। यूक्रेन की कैपिटल कहाँ पर है? कीव। कीव जो है वो यूक्रेन की कैपिटल है। रशिया के साथ वॉर जो है वो चला हुआ है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं। ये आप ध्यान रखें। क्या यूक्रेन क्या किसी यूरोपियन यूनियन के साथ जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो यूक्रेन जो है वो 4 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी हैं? हंगरी है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है और रोमानिया है। इनके साथ जो है वो यूक्रेन बॉर्डर शेयर करता है। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा यूक्रेन किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो यूक्रेन जो है वो बेलारूस के साथ और मोल्दोवा के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ भी जो है वो यूक्रेन बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं कौन कौन सी कंट्री है। 4 यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं, खासतौर पर हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया और रोमानिया हो गया। इनके साथ यूक्रेन बाउंड्री शेयर करता है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए, कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की होगी तो एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। स्टेटमेंट 1 में बोलते हैं दक्ष इज द एडवांस्ड सुपरविजरी मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। की दक्ष जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अनुरक्षित एक उन्नत पर्यवेक्षी प्रबंधन प्रणाली है। दूसरी में बोलते हैं कि यूएसए विल बिगिन सप्लाइंग इंडिया विद द 3rd स्क्वाड्रन ऑफ S-400 की। S-400 जो है वो यूएसए जो है इसका 3रा जो स्क्वाड्रन आने वाला है उसकी आपूर्ति शुरू करेगा। दोनों के बारे में बात करते हैं तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। ये दक्ष जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक सिस्टम है। और S-400 की बात करें तो ये यूएसए से नहीं ले रहा इंडिया, ये रशिया से जो है वो ले रहा है। रशिया से ये सिस्टम एक्वायर किया जा रहा है S-400 का, ये आपने ध्यान रखना है। और रशिया ने जो है वो कहा था कि हम 2023 के स्टार्टिंग में ही इसकी जो है वो क्या करेंगे, सप्लाई स्टार्ट कर देंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। सही हो गया, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये तो हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये वही लिखा गया है कि रशिया ने जो है वो सप्लाई बिगिन की है S-400 की। ये रशिया ने कहा है कि हम कर देंगे। और दक्ष के बारे में आपको पता है, आरबीआई का पोर्टल है एक। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द कुनमिंग मॉनिटरल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हैज़ 23 टारगेट दैट द वर्ल्ड नीड्स टू अचीव बाय विच ईयर। तो बोलते हैं कि कुनमिंग मॉनिटरल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ने जो है वो 23 लक्ष्य रखे हैं। कौन से ईयर तक जो है वो इनको हासिल करने की आवश्यकता है? तो 2030 तक इनको हासिल करने की जो है वो टारगेट रखा है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? पिछले कल ही हमने जाना था। 1987 में जो था ये साइन हुआ था, ओजोन लेयर को लेकर हुआ था। और 1989 में जो था ये अस्तित्व में आया था। ये आप ध्यान रखें। तो ये भी कल का भी रिवाइज हो गया और आज का भी आपने नया जान लिया। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही स्टेटमेंट है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि नेशनल फार्मर्स डे जो है वो 22 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस। और बोलते हैं कि नेशनल फार्मर डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी लाल बहादुर शास्त्री जी की मनाने के लिए। देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा ज़रूर दिया था, जय जवान जय किसान, परंतु इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ये नहीं जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ये गलत है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट कि नेशनल फार्मर डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये 22 दिसंबर को भी नहीं मनाया जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। कौन सा हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब इसके बारे में डिटेल से जानिए। नेशनल फार्मर डे दिसंबर 23 को मनाया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी है। तो चौधरी चरण सिंह ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है ये सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन इनको याद करते हैं, तो इसलिए नेशनल फार्मर डे जो है वो मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जय जवान जय किसान का नारा ज़रूर दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, परंतु चौधरी चरण सिंह इनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो याद करते हुए मनाया जाता है ये नेशनल फार्मर डे। और 23 दिसंबर को जो है वो ये मनाया जाता है। ये पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखो, नवंबर 2022, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 इनके करंट अफेयर अगर अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि संडे को जो है टेस्ट सीरीज़ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने का मज़ा तभी है जब आपने पढ़े होंगे वो करंट अफेयर पहले से। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो बोलते हैं 12वें नंबर की जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई वो कौन करेगा या किसके द्वारा की गई। तो जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे। पिछले कल हमने डिटेल से जाना था टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर क्विज़ PDF हर एक चीज़ मिलती है। वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाएं। आपको डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।